डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डायफ्रैक्शन क्या होती है और जब लाइट किसी नैरो स्लिट से डाइफ्रैक्ट होती है तो वो जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाती है ये कैसे बनते हैं। तो आए इसे डिटेल से देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि डायफ्रैक्शन में हम करते क्या हैं कि लाइट रेज को एक नैरो स्लिट से, जैसे कि ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये लाइट रेज आ रही है नैरो स्लिट से पास होती हैं, ये बैंड होके फैलना शुरू हो जाती हैं और स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाती हैं। और ये फ्रिंज होता है क्या है कि जो इसका सेंट्रल फ्रिंज होता है ना, ये सबसे बड़ा और मैक्सिमम होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है। लेकिन जो आगे ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा, अगर आप उनका एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी देखते जाएं तो ये ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस तरह का पैटर्न मिलता है, इसे हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो चलें देखते हैं ये कैसे बनता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा था कि जब हम किसी सोर्स से लाइट को दो स्लिट में से गुजारते हैं, S1 और S2, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब लाइट दो स्लिट से गुजरेंगी तो हमें दो ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा तब होता जब लाइट कैसे ट्रेवल करती, स्ट्रेट लाइट में। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो वो इन दोनों स्लिट से गुजरने के बाद हमें सिर्फ स्लिट के सामने दो ब्राइट स्पॉट मिलते, बाकी सारी स्क्रीन ब्लैक रहती। और ये जो रीजन है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती अपने स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने की वजह से, इस रीजन को हम कहते हैं शेडो रीजन। तो जब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया तो अगर लाइट का पार्टिकल नेचर होता या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो हमें कुछ इस तरह का स्क्रीन पे पैटर्न दिखाई देता कि सिर्फ दो ब्राइट स्पॉट नजर आते। लेकिन जब हमने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया तो हमें तो स्क्रीन पे कुछ इस तरह का जो है पैटर्न मिला। मतलब यहाँ पे अगर आप पहली डायग्राम में देखें तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन कम्प्लीटली डार्क है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ब्राइट फ्रिंज मिला। और इसके अलावा भी जो बाकी शेडो रीजन है उसमें भी आपको क्या मिल रहे हैं, ब्राइट फ्रिंजेस मिल रहे हैं। शेडो रीजन का मैं आपको बताता चलूँ कि शेडो रीजन वो रीजन होता है कि अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे और जहाँ पे लाइट ना पहुँच पाए तो उस रीजन को हम शेडो रीजन कहते हैं। जैसा कि ये इस डायग्राम में मैंने ये क्रॉस इशू किया हुआ, ये सारा शेडो रीजन है। लेकिन जबकि इस डायग्राम में देखें, एक्चुअली जब लाइट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट से गुजरने के बाद बैंड होकर हर तरफ फैली और वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आपको शेडो रीजन में भी ब्राइट फ्रिंजेस नजर आना शुरू हुए। तो लिहाजा हम डायफ्रैक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल्स एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू ज्योमेट्रिकल शेडो ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। कि यानी जब लाइट किसी स्लिट या ऑब्स्टिकल से टकरा के बैंड होके हर तरफ फैलना शुरू हो जाए और शेडो रीजन में भी पहुंच जाए, इस प्रॉपर्टी को हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। ये डायफ्रैक्शन ही की प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से दिन के वक्त जब आपने कमरा अपना सारा बंद भी किया होता है तो कोनों तक लाइट पहुंच जाती है। तो हमारे कमरों के अंदर कोनों तक लाइट किस वजह से पहुंचती है? ड्यू टू डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट हवा में मौजूद पार्टिकल्स या जो ज़रात होते हैं उनसे डायफ्रैक्ट होकर उन जगहों पे भी या उन कोनों में भी पहुंच जाती है जो डार्क रहने चाहिए, क्योंकि सन तो बाहर है। लेकिन उसके बावजूद कमरे के कोने तक लाइट कैसे पहुंचती है? तो यही लाइट की प्रॉपर्टी है, डायफ्रैक्शन। अच्छा, तो अभी आपने ये चीज़ देखी कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें होना क्या चाहिए, जो सेंटर रीजन होता है या सेंटर होता है स्क्रीन का, वो हमें क्या मिलता है, ब्राइट मिलता है। और अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती तो फिर क्या होता कि जो स्क्रीन का सेंटर पार्ट है उसको डार्क होना चाहिए था, यानी कि वो शेडो रीजन है एक्चुअली। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक लार्ज बाल का शेडो बनाएं, कि आप लैंप के आगे एक लार्ज बाल को रखें, यहाँ पे मैंने थोड़ा लार्ज बाल, तो जब वॉल के ऊपर इसका शेडो बनेगा, ये कम्प्लीटली डार्क है, नो ब्राइट स्पॉट, इसमें कोई आपको ब्राइट स्पॉट नहीं नजर आएगा, ठीक है। इस तरह अगर एक बॉल का शेडो आप देख रहे हो तो इसमें भी कोई ब्राइट स्पॉट नहीं है, ये भी कम्प्लीटली डार्क है। लेकिन अगर इसकी जगह हम एक छोटा बाल ले लें जिसका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर 2
मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर यानी मिलीमीटर्स में हो, तो फिर क्या होगा? फिर जब आप इस पे ये सोर्स से लाइट बॉल डालोगे, ये बॉल है आपका, पर ये अब छोटा बॉल है, स्मॉल बॉल है, इसका डायमीटर जो है स्टूडेंट्स वो मिलीमीटर्स में है। तो अब क्या होगा कि अब जो स्क्रीन का ये जो सेंट्रल स्पॉट होगा ना, ये डार्क नहीं होगा, इस पे आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा। ठीक है। और जब आप इसका इमेज देखोगे कि इमेज इस तरह से होगा कि आपको जो स्क्रीन का सेंटर नज़र आ रहा है, ये आपको ब्राइट स्पॉट मिलेगा। इसको हम अगारो स्पॉट भी कहते हैं, पॉइजन स्पॉट भी कहते हैं और फ्रेस्नल स्पॉट भी कहते हैं। तो एक्चुअली अगर आपको याद हो तो बच्चों, सबसे पहले जो है यानी 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया था कि लाइट की वेव नेचर है। लेकिन उस वक्त भी कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जो इस बात से स्टिल एग्री नहीं कर रहे थे। ठीक है। तो बाद में ये जो फ्रेस्नल फ्रेस्नल स्पॉट या हम जिसे पॉइजन स्पॉट ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसको बाद लोगों ने क्या है, ये उनको इत्मीनान हो गया कि लाइट की वेव नेचर है और उन्होंने पार्टिकल नेचर को छोड़ दिया। फिर इससे 100 साल बाद दोबारा फिर क्या हुआ, आइंस्टाइन ने फोटॉन थ्योरी पेश की और फिर लोग इस बात पे कन्विंस हो गए कि भाई लाइट की तो डुअल नेचर है, बाज़ जगहों पे एज ए पार्टिकल बिहेव करती है और बाज़ जगहों पे एज ए वेव। लेकिन ये डायफ्रैक्शन का ये जो ब्राइट स्पॉट वाला एक्सपेरिमेंट था, ये वो एक्सपेरिमेंट था जिसके बाद साइंटिस्ट कन्विंस हो गए सारे कि लाइट की वेव नेचर है। अच्छा, रीजंस ऑफ बॉल्स शेडो विद ब्राइट स्पॉट। अब वो शेडो के सेंटर में ब्राइट स्पॉट बनता क्यों है? हाइजेंस प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जब जो वेव फ्रंट होता है लाइट का, उसका हर एक पॉइंट जो होता है वो क्या बन जाता है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाता है। ठीक है। और जैसा कि ये बाल आप देख रहे हो, तो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट भी सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है। यहाँ से भी वेवलेट सेंटर तक पहुँच रहे हैं, यहाँ से भी वेवलेट सेंटर तक पहुँच रहे हैं। अब क्योंकि इन दोनों का पाथ डिफरेंस ज़ीरो है, आप बच्चे जानते हैं कि जब भी पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो, जबकि एन ज़ीरो भी होता है, तो यानी कि ज़ीरो, इसका मतलब है ज़ीरो, लेमडा, टू लेमडा, थ्री लेमडा, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है और आपको ब्राइट फ्रिंज मिलता है। अब क्योंकि सेंटर में पाथ डिफरेंस ज़ीरो है, यानी ये वाली कंडीशन अगर हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स के वेव थ्योरी के मुताबिक ये जो दो पॉइंट्स होते हैं बाल के एजेस पे, ये जो वेव फ्रंट एमिट करते हैं, ये जब यहाँ पे सेंटर में पहुँचते हैं तो इनमें पाथ डिफरेंस ज़ीरो होता है, और जब पाथ डिफरेंस ज़ीरो तो इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, इसलिए यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनता है। थ्योरी भी ये बात कहती है और एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव भी हो गई। कंक्लूजन, तो हमने सीखा क्या? ये दोनों एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कि शेडो रीजन में ब्राइट स्पॉट का बनना, और एक जब आप छोटा बॉल लेते हो जिसका डायमीटर मिलीमीटर्स में हो, तो उसके सेंटर पे एक ब्राइट स्पॉट बनना, ये वाज़े तौर पे ये बताते हैं कि जो लाइट है वो जब किसी ऑब्स्टिकल या स्लिट से गुजरती है, पर शर्त यह कि उसका जो साइज़ है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करती, वो बेंड होके हर तरफ फैलना शुरू हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। तो अब हमें कोई पूछे कि कंडीशन ऑफ डायफ्रैक्शन क्या है, तो हम ये कहेंगे कि डायफ्रैक्शन तब प्रोमिनेंट होगी जब ऑब्स्टिकल का जो साइज है वो क्या होना चाहिए, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल वेवलेंथ ऑफ लाइट की कंपेरेबल हो, या वेवलेंथ ऑफ लाइट से छोटा हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट उससे बड़ी हो। लेकिन जब ऑब्स्टिकल का साइज बड़ा हो जाएगा, तो फिर डायफ्रैक्शन या फिजिकल ऑप्टिक्स नहीं रहेगी, फिर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो कि अगर आपका वाइड गैप हो, तो जो बेंडिंग है वो आप देखें, वो सिर्फ एजेस पे है, यानी डायफ्रैक्शन कम है। लेकिन अगर आपका नैरो गैप हो, तो अब आप लाइट की बेंडिंग को ऑब्जर्व करो, तो लाइट बेंड होके हर तरफ फैलना शुरू हो गई है। तो डायफ्रैक्शन ज़्यादा प्रोमिनेंट तब होती है जब स्लिट या जो ऑप्टिकल का साइज है वो बहुत छोटा हो। डायफ्रैक्शन होती क्यों, यानी कि ब्राइट फ्रिंज क्यों बनता है? असल में स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि इंटरफेरेंस में और डायफ्रैक्शन के फिनोमेना में एक फ़र्क ये भी हम लेते हैं कि इंटरफेरेंस में दो डिफरेंट स्लिट से आने वाली लाइट आपस में कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होती है और हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बना के देती है।
जबकि डायफ्रैक्शन में क्या होता है, एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट्स से जो आने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं वो आपस में कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं और हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बना के देते हैं। यानी कि द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स इन इफेक्ट ड्यू टू द इंटरफेरेंस बिटवीन रेज coming from different parts of the same wave front। कि जो एक ही वेव फ्रंट है उसके डिफरेंट पॉइंट से आने वाली रेज जब आपस में कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो उससे क्या होती है, डायफ्रैक्शन पैटर्न बनता है। जबकि इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो डिफरेंट स्लिट से आने वाली रेज आपस में कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। जैसे अगर मैं इस स्लिट को कंसिडर करूं और इसके सामने एक स्क्रीन रख दूं, अब अगर मैं पैरेलल रेज को स्लिट पे इंसिडेंट करता हूँ तो इसका जो पोर्शन स्लिट में से गुजरेगा इसका हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स बन जाएगा। अब एक्चुअली ये इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं लेकिन मैंने कुछ शो किए हैं। अब ये पहला पॉइंट भी वेवलेट्स सेंड करेगा सेकेंडरी वेवलेट्स, दूसरा भी करेगा, तीसरा, यानी जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स जो हैं वो सेकेंडरी वेवलेट स्क्रीन पे सेंड करेंगे। ये आपस में कहीं पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, कहीं पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे, वो डिपेंड करेगा इनके पाथ डिफरेंस पे। पाथ डिफरेंस की अगेन वही कंडीशन है कि जहाँ पे पाथ डिफरेंस इन वेवलेट्स में का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुआ तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ तो वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और इससे आपको स्क्रीन पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे जैसे आपने इंटरफेरेंस पैटर्न में देखे हैं। अब यहाँ पे एक फर्क और भी ध्यान में रखिएगा कि जो इंटरफेरेंस के फ्रिंजेस होते हैं उनका जो विड्थ होती है तमाम फ्रिंजेस की इक्वल होती है और तमाम ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी भी सेम होती है। जबकि डायफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है वो सबसे बड़ा होता है और उसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है, और जो बाकी डार्क फ्रिंजेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती जाती है और उनकी विड्थ भी कम होती जाती है। और दूसरा ये है कि इंटरफेरेंस पैटर्न में डार्क फ्रिंज कम्प्लीटली डार्क होता है जबकि इस केस में इसकी डार्कनेस उतनी नहीं होती। डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू अ नैरो स्लिट। अब हम देखते हैं कि जब लाइट एक नैरो स्लिट से डायफ्रैक्ट होती है और वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनाती है तो उनकी क्या कंडीशन है, इसे हम डिटेल से देखते हैं। आप एक स्लिट्स लें ए बी और इनके सामने एक स्क्रीन को रख दें। अब लाइट का वो पोर्शन जो इस स्लिट में से गुजरेगा इस पे वैसे तो इनफिनिट पॉइंट्स होते हैं लेकिन मैंने ये 9 पॉइंट्स ले लिए हैं कि वेव फ्रंट का वो पोर्शन जो स्लिट में से गुजर रहा है उसके ये जो हर एक पॉइंट है ये क्या बन जाता है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो स्टूडेंट्स वैसे तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये इनफिनिट होते हैं लेकिन हमने आसानी के लिए सिर्फ 9 पॉइंट्स को कंसिडर किया है। तो ऑब्वियसली जो बिहेवियर इन 9 पॉइंट्स को होगा बाकी भी ऐसे ही बिहेव करेंगे। तो लिहाजा मैंने 9 रेज को कंसिडर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इन पॉइंट से जो रेज हैं वो स्क्रीन तक पहुंचेंगी। अच्छा स्टूडेंट, जब आपका सोर्स और स्क्रीन इनफिनिट डिस्टेंसेस पे हो तो फिर हम क्या करते हैं कि रेज को कन्वर्ट करने के लिए कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने एक कन्वेक्स लेंस भी यूज़ किया। अब इन पॉइंट से जो रेज हैं वो सेंटर में भी पहुंच रही हैं, उससे ऊपर वाले पॉइंट पे भी पहुंच रही हैं, उससे नीचे वाले पॉइंट्स पे भी पहुंच रही हैं। यानी कि इन फैक्ट ये पॉइंट्स जो हैं ये रेज एमिट कर रहे हैं और ये रेज स्क्रीन के तमाम पॉइंट्स को पहुंच रही हैं। ठीक है। अब ये जो सेंटर में पहुंच रही हैं ऑब्वियसली सेंटर में पाथ डिफरेंस इन रेज का क्या होगा, ज़ीरो, और यहाँ पे क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा क्योंकि तमाम रेज का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपस में सेम होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो, तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ब्राइट फ्रिंज के बाद नेक्स्ट हमारा क्या बनता है, डार्क फ्रिंज बनता है। इस तरह नीचे भी क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज, फिर आगे क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज, फिर इधर भी क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज। तो इस तरह सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनता है, आगे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डार्क फ्रिंजेस को कंसिडर करते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सपोज इन रेज को कंसिडर कर रहा हूँ जो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या बना रही हैं, डार्क फ्रिंज, पहला डार्क फ्रिंज बना रही हैं, और इन रेज का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ है थीटा। अच्छा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने शो की है, ठीक है, ये जो स्लिट ए बी है, मतलब स्लिट ए बी, इस पे ये परपेंडिकुलर, स्लिट ए बी आपकी वर्टिकल है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है।
इसी तरह मैं एक और लाइन शो कर देता हूँ ए सी। अब ये ए सी लाइन जो है ये रेज पे परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली जो मैंने शो की है और ये जो रेज हैं इनमें एंगल कितना है थीटा, तो इनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे ए बी जो मैंने ये शो किया और ये जो ए सी है जो इन दोनों के इनमें भी एंगल कितना होगा थीटा, क्योंकि जितना एंगल दो लाइंस के दरमियान होता है उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी एंगल उतना ही होता है। अब स्लिट की विड्थ को अगर हम अज्यूम करते हैं कि टोटल विड्थ है डी और स्लिट के हम दो हिस्से कर लेते हैं, एक लोअर पोर्शन हाफ ये d/2 है, एक ऊपर वाला हाफ पोर्शन इसकी भी विड्थ कितनी होगी d/2। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट हम स्क्रीन पे ले रहे हैं इस पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे वाले हाफ से जो रेज इमिट हो रही है वो ऊपर वाले हाफ की किसी न किसी रे के साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। तो हम इस तरह से ले लेते हैं कि जो हमारी रे 1 और 5 है ये आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। इसी तरह जो नीचे वाले हाफ की नेक्स्ट रे है 2 और ऊपर वाले हाफ की नेक्स्ट रे है 6 ये भी आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी। इस तरह नीचे वाले हाफ की अगली रे 3 और ऊपर वाले हाफ की अगली रे 7 और इस तरह 4 और 8। मतलब नीचे वाले हाफ की कोई ना कोई रे ऊपर वाले हाफ की किसी न किसी रे के साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी और इसलिए आपको सामने स्क्रीन पे डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब ये रे 9 रह गई है। ऑब्वियसली नीचे वाले हाफ में कोई ना कोई ऐसी रे होगी जो इसके साथ भी डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये नंबर्स तो आपको समझाने के लिए लिए हुए हैं। इन शॉर्ट नीचे वाले हाफ की जो रेज हैं वो ऊपर वाले हाफ की किसी न किसी रे के साथ जो है डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है, इसलिए यहाँ पे आपको पहला डार्क फ्रिंज मिलता है। तो जो रेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं उनको मैंने ऐसे शो कर दिया 1 एंड 5 जिनको मैंने येलो सर्कल से शो किया हुआ है, 2 एंड 6 जिनको मैंने पिंक से शो किया हुआ है, 3 एंड 7 ग्रीन से शो हैं, 4 एंड 8 जो है ये लाइट ब्लू से शो किए हुए हैं। तो ये रेज आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, तो इस तरह से आपको डार्क फ्रिंज नजर आता है। अब हम देखते हैं कि 1 और 5 में पाथ डिफरेंस कितना है। देखें स्टूडेंट्स कि ये रे 1 है और ये रे 5 है। अब ये जो डिस्टेंस है ये वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है जो रे 5 ट्रेवल कर रही है 1 से, तो ये इनका पाथ डिफरेंस है। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को ए बी कह दूं और ये जो ट्रायंगल बन रही है कैपिटल ए स्मॉल ए और बी इसको हम इधर सेपरेट करके ड्रॉ कर लें, तो आपको नज़र आ रहा है कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना है स्मॉल ए बी। अब ये जो ट्राइटेंगल ट्राइंगल है कैपिटल ए स्मॉल ए और बी जिसमें ये एंगल राइट एंगल है, थीटा के सामने ये जो ए बी है ये आपका एक्चुअली परपेंडिकुलर है और जो 90 के सामने है ये डिस्टेंस ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अब आपने ये बात पढ़ी हुई है कि साइन थीटा जो होता है सम पीपल हैव कि यानी साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है और यहाँ से परपेंडिकुलर किसके बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। इस डायग्राम में क्लियरली नजर आ रहा है कि आपको जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है और हाइपोटेन्यूज जो है वो d/2 है, तो लिहाजा परपेंडिकुलर की जगह आप ए बी लिख दें और हाइपोटेन्यूज की जगह d/2 साइन थीटा लिख लें। अब आप ये भी जानते हैं कि डार्क फ्रिंज कब बनता है, जब पाथ डिफरेंस जो ए बी है वो किसके बराबर होना चाहिए ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 और पहले डार्क फ्रिंज के लिए जो है वो पाथ डिफरेंस λ/2 होता है, सेकंड डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 3 λ/2 होता है, थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 5 λ/2 होता है एंड सो ऑन। तो हम क्योंकि हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज की बात कर रहे हैं तो ये ए बी किसके बराबर हो जाएगा λ/2, तो लिहाजा इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लें, मतलब ये λ/2 में ए बी की जगह लिख दूं तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी λ/2 इज इक्वल टू d/2 साइन थीटा। अब ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास पहले डार्क फ्रिंज की कंडीशन आ गई d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर मैं अपनी ये जो स्लिट है जिसके मैंने दो हाफ किए हैं इसके मैं चार इक्वल हाफ कर दूं, तो पहले और दूसरे हाफ की रेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, तीसरे और चौथे हाफ की रेज डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और उससे मुझे नेक्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगा। तो और इसी तरह मैं उसको सॉल्व करूं तो उसकी कंडीशन मेरे पास आ जाएगी डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा।
और इसी तरह थर्ड की मेरे पास आ जाएगी 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो इन जनरल अगर आप देखो तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की कंडीशन बनी डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, सेकंड की डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, थर्ड की डी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा, इस तरह फोर्थ की 4 लैम्डा 5 लैम्डा। तो nth डार्क फ्रिंज के लिए क्या बनेगी ये कंडीशन, डी साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो ये जनरल कंडीशन है हमारे पास डार्क फ्रिंजेस की डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट्स। और आप जानते होते हैं कि n यहाँ पे इंटीजर है 1 2 3, बस फर्क ये है कि इससे पहले n की जो वैल्यूज हम लेते थे वो जीरो से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है। पहली वैल्यू प्लस माइनस वन ले सकते हो, फिर प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री। प्लस माइनस इसलिए आते हैं कि प्लस वाले फ्रिंजेस वो हैं जो सेंट्रल ब्राइट से ऊपर वाले हैं, तो माइनस वाले वो होंगे जो सेंट्रल ब्राइट से नीचे वाले हैं। या अगर प्लस वाले आप वो ले लो जो सेंट्रल ब्राइट से नीचे वाले हैं, माइनस वाले ऊपर वाले हैं, बस ये फर्क है। थैंक यू वेरी मच, आज का इतना ही लेक्चर। और हाँ, एक बात लास्ट पे ये भी मैं बता दूं कि जो दो डार्क फ्रिंजेस बनेंगे उनके दरमियान में हमेशा क्या बनेगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा। शुक्रिया।